ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने का है। उसको समझ नहीं आ रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। ठीक। तो अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो अपने को एनसीईआरटी में दिया है, उसमें बहुत सारे टर्म दिए हैं, जैसे ईटीएस, ईटीएस एक सीक्वेंस अरेंजमेंट का जो दिया है फ्रेडरिक सेंजर वाला, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये ये एक टर्म दिया है। तो ये जो दो टर्म है ना, और इसके अलावा जितने भी टर्म है जीबी पे जितने भी आएंगे, और इसके बाद के जो अगला जो टॉपिक है वीएनटीआर वाला, फिंगरप्रिंटिंग, और ये एसएनपी, ये बेहतर तरीके से एक और सब्जेक्ट है सीबीएसई में। सीबीएसई में एक सब्जेक्ट है बीटी करके, क्या, बायो टेक, है ना। तो उसमें इसको 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 सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, एसएनपी को, है ना। हमको इसको समझने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। जितना समझना होगा उतना मैं बता दूंगा, है ना। मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोचिंग वाले समझाते हो, आपको कहीं अच्छा वीडियो मिलता हो ये सब समझना समझाने का, तो आपकी इच्छा है समझने की, और मेरे हिसाब से उसका ज़्यादा कोई उपयोग आएगा नहीं, है ना। तो पहला तो जो है कि इसमें ये वाले टॉपिक में हमको ये पता था कि क्या बोलते हैं 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, है ना, एक डीएनए में। ठीक। और ये लीड करता, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये 1990 में चालू हुआ था। ये कौन, ये एक बार एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप एचजीपी समझना चाहते हैं, तो क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट है, तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आए, मतलब याद होगा। 1990 से में चालू हुआ था। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो फील्ड है, इसका पाथ इसने पेव किया, मतलब था, ये था पहले से, बट जो एक वो होता है ना कि अब सर्च देना, है ना, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल क्या, मार्वल मूवी पहले से बना ही रहा था, बट के फाइगी और जॉस वीडन ने जब आयरन मैन निकाली, जॉश वीडन और जॉन फेवरो, ये तीनों ने, इन तीनों ने फेज़ 1 को जब अच्छे से निकाला तो मार्वल बूस्ट लिया। तो वही ये पहले से था, मतलब ब्लेड, गोस्ट राइडर, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा, ये सब मूवीज़ तो पहले से बन ही रही थी। बट जब इन्होंने आयरन मैन निकाली तो इसको बूस्ट मिला, तो वही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। जैसे मार्वल के लिए आयरन मैन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक। अच्छा, इसके गोल्स क्या थे, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ एनसीईआरटी से पढ़ के, है ना, याद आपको ही करने हैं। आइडेंटिफाई, वही जितने जीन थे 20,000 से 25,000 तक, असल में 35,000 जीन दिए। इसका जो इसकी संख्या जो है ये थोड़ी वेरी करती है, जीन की संख्या वेरी करती है ह्यूमन में। किसी बुक में, जैसे हमारी जो बायोटिक बुक आती है 11वीं 12वीं की, इसके बारे में पहले बताया मैंने, सीबीएसई की जो बुक आती है उसमें 35,000 जीन थी है। ठीक। डिटरमाइनिंग, बेस पेयर को डिटरमाइन करना था। ठीक। जो निकला उसको संभाल के रखना था, और बाकी बातें फैलानी थी, मतलब वही ऊपर ऊपर, जैसे अपन लोग सीबीएसई की जब, आई थिंक 2017 तक के पेपर में, 2017 तक के पेपर में सीबीएसई में एक आता था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, है ना, 4 नंबर का, बोर्ड एग्जाम में। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमको वैल्यू पूछी जाती थी, तो उसमें अपन कुछ भी फेंक के लिखते थे। तो वही बात इसमें भी है, ये वैल्यू बेस्ड चीज़ है। पहली दो चीज़ याद रखनी है, 20 से 25 हज़ार, क्योंकि एनसीईआरटी में 20 से 25 हज़ार दिया, लेटेस्ट एनसीईआरटी है, ई बुक है, डाउनलोड की अपन ने अभी, है ना, और बेस पेयर। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, इससे इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये अपन
कुछ देर बाद जानेंगे, है ना। इसके जब एप्लीकेशन पे आएंगे, गोल तो अपने को क्लियर हो गया। पहले मेथड और इसके बीच में एक पैराग्राफ दिया है, पहला पेज दिया है एचजीपी का, उसके बाद एक और पेज दिया है। असल में ये कितने, 3.5 ढाई पेज का ऑलमोस्ट, है ना। तो पहले पेज में एचजीपी का इंट्रोडक्शन, फिर मेथडोलॉजी, और थर्ड आधा पेज कुछ है, और यहाँ से फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट चालू हो रहा है। तो पहले मेथडोलॉजी समझते हैं, और यहाँ पे कहीं पे बीच में एक जगह हमको वो दे दिया है, क्या बोलते हैं इसको, इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट पड़े, ओवरव्यू, एज एन ओवरव्यू। तो सबसे पहले मेथडोलॉजी समझते हैं। मेथडोलॉजी, तो दो मेथडोलॉजी दी है, एक ईटीएस, सॉरी ईएसटीज, है ना, और दूसरा है ब्लाइंड। ठीक, ईटीएस क्या है, ईटीएस क्या है, क्या प्रोसेस होती है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया, इसमें ये जान लो कि इसमें सीडीएनए इस्तेमाल होता है, सीडीएनए, सीडीएनए इस्तेमाल होता है। सीडीएनए एमआरएनए की क्या बोलते हैं, कॉपी करके बनाता है। तो एमआरएनए क्या है, हमारा फंक्शनल डीएनए। ठीक, ये एक मेथड हो गई, इससे हमको क्या पता चलेगा, फंक्शनल डीएनए के बारे में। ईटीएस क्या होता है, कैसा होता है, इसको ब्रॉड वे में जानना, तो इस सी डी एन ए एम आर एन ए से सी डी एन ए बना के एट दी एंड हम साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, है ना, रेडियो आइसोटोप्स के और यूवी इसके मदद से नाइट्रोसेलुलोज जेल सदर्न हाइब्रिडाइजेशन होती है। ईटीएस और अच्छे से जानना है तो क्या बोलते हैं, सीबीएसई की साइट पे आपको, सीबीएसई एकेडमिया की साइट पे आपको, या तो सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेना बायोटेक की बुक का, है ना, बायोटेक 12th सीबीएसई, आपको बुक मिल जाएगी एज ए पीडीएफ फॉर्म में। जिसको जानना है वो इस यहीं से पढ़ ले। मेरे हिसाब से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिया ही नहीं है, जब दिया ही नहीं है तो जानने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपका फील्ड है ही नहीं। अगर आपका फील्ड होता तो आप वो सब्जेक्ट चुनते, क्योंकि सीबीएसई दे रहा हो सब्जेक्ट। अब तो नीट में भी आई थिंक आप दो चुन सकते हैं, या तो पीसी भी चुन सकते हैं, या तो पीसीबीटी चुन सकते हैं। मैंने पीसीबीटी चुना था। और मैं ईटीएस में इसके लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि ईटीएस मैंने आई थिंक बोर्ड के पहले पढ़ा है, उसके बाद से 1 डेढ़ साल हो गया, तो मेरे दिमाग से सब चला गया कोरोना वोरोना के चक्कर में, है ना। तो मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा। मैं वो नहीं करना चाहता फ़िलहाल। मैं वो तब करूँगा जब मैं इस साल कॉलेज में रहूँगा, जब वो टॉपिक आएगा, है ना। तो आपको करना है तो आप ये बुक डाउनलोड कर लें, या आपके कोचिंग वाले करा रहे हैं अच्छी बात है, आपका टीचर करा रहा है अच्छी बात है, तो मैं इतना ही कराऊँगा, है ना। और इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। एक ब्लाइंड मेथड थी, ब्लाइंड मेथड क्या है कि डीएनए लिए, तो इसमें सिर्फ फंक्शनल फंक्शनल हुआ, और इसमें नॉन फंक्शनल फंक्शनल दोनों, कोडिंग स्ट्रैंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। पहले इसमें आर ई डाले, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक बस, एंजाइम है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो डीएनए को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता है। बस इतना जानना फिलहाल के लिए ज़रूरी है। आर ई अपने को शायद 11 चैप्टर में और अच्छे तरीके से दिया है ना, 11 चैप्टर में, 12th चैप्टर में आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक, जब ये तोड़ देगा तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट रहेंगे। इन फ्रेगमेंट्स को हमको क्लोनिंग वेक्टर में डालना है। क्लोनिंग वेक्टर काय के बनते हैं, प्लाज्मिड के बनते हैं, है ना, प्लाज्मिड के बनते हैं, उसमें डालना है। जिससे हमने जिस जिस आरी से हमने इसको काटा, उसी आरी से हम इसको काटेंगे, है ना। चलो थोड़ा सा आई गई आरी का टॉपिक, तो आरी बता ही देते हैं। आरी बैक्टीरियाज में पाया जाता है, इको आर 1 हमको अपने सिलेबस में है ना, इको आर 1। ये जो है, ये क्या करते हैं, डीएनए को पर्टिकुलर, ये एक इको आर 1 एक टाइप है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
डीएनए को अलग अलग तरीके से काटते हैं। हमारे इसमें जो डीएनए दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया है, वो उनको स्टिकी एंड्स में काटता है। ये हो गए, ये हो गया स्टिकी एंड। ये हो गया स्टिकी एंड। और एक जो हमको नहीं दिया है और वो बायोटेक की बुक में मिल जाएगा, वो होता है ब्लंट एंड, है ना। तो ये एक एंजाइम है। जैसे एंजाइम अलग अलग टाइप के होते हैं, 11th में पढ़े ही होंगे, क्योंकि 11th में जैसे पेप्सिन है, तो प्रोटीन को प्रोटियोन्स में, पेप्टाइड्स में तोड़ देता है ना। और ट्रिप्सिन अमीनो एसिड में तोड़ देता है, फिर वो क्या बोलते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, डीएनए को तोड़ता है ना। सबके लिए अलग, जैसे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जैसे पेट में पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, वैसे ही बैक्टीरियाज में एक एंजाइम होता है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है फॉरेन डीएनए को तोड़ने के लिए। तो ये दो टाइप में तोड़ता है, एक स्टिकी और एक ब्लंट। हमारे इसमें सिर्फ स्टिकी है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जहाज, है ना, जहाज को उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो सेम होता है, वही पैलिंड्रोम। अगर पैलिंड्रोम है तो वहाँ पे काटेगा। तो वैसी, और इसकी एक और खासियत ये होती है कि ये स्पेसिफिक होती है ना। बस इनकी स्पेसिफिक, जिससे इसको यूज़ किए, है ना, एक बार इस एंजाइम को यूज़ किए तो इसने इतने टुकड़ों में तोड़ा। तो उसी एंजाइम को हम प्लाज्मिड में भी यूज़ करेंगे, और उसमें एक निग बनाएंगे, है ना, निग बनाएंगे। जब निग बना लेंगे तो हम उस इसको इसमें कॉपी कर देंगे, प्लांट कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे, और ये रेप्लिकेट होना चालू हो जाएगा। इसको और अच्छे से अपन जब बीटी पढ़ेंगे 11th क्लास की, है ना, 12th क्लास की 11th चैप्टर और 12th चैप्टर, तो वहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है, ये बीच वाली, ये हमको इस चैप्टर में नहीं दी है, उसी चैप्टर में आपको समझा दी जाएगी। क्योंकि इसके पहले की भी कई चीज़ें हैं जो इसके पहले समझानी पड़ेंगी, वो ओरी, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग साइट्स, सिलेक्टेबल मार्कर्स, है ना, प्लास्टिड। प्लास्टिड तो क्या बोलते हैं, 11th का ही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ समझाने की, सॉरी, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड 11th क्लास का ही है, जो बैक्टीरिया में, मोनेराज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्लोन बना देगा। जब ये बहुत सारे क्लोन बना देगा, है ना, पर्टिकुलर एंजाइम के, पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स के बहुत सारे क्लोन बना देगा। जब हमारे पास इतने सारे क्लोन हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने बने, है ना, जितने टुकड़े बने उनके क्लोन बनाए, उन सबको एक प्रोग्राम में डालेंगे। वो प्रोग्राम इन सबको सीक्वेंस करेगा, है ना, सीक्वेंस करेगा। सीक्वेंस कैसे करेगा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बेस पेयर। भी ये कैसे करेगा, ये तो भैया फ्रेडरिक सेंजर की जो टेक्निक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बायोटेक के बुक में बहुत अच्छे से दिए, 2 पेज का यही दिया है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि इसमें भी ना घुसें। बस ये जान लें कि लैपिंग ऑफ बेस पेयर के कारण ये हुआ। बस इसको याद कर लें, रट लें, जो करना है कर लें। बस किसी को जानना है तो मैं तो बता दिया हूँ सॉल्यूशन। ओवरलैपिंग कैसे, थोड़ा सा बस आइडिया देने के लिए, ये स्टिकी एंड्स ये ओवरलैप करेंगे, इसके लिए हमको सिर्फ स्टिकी एंड्स दिया इस सिलेबस में। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। क्या क्या इसके रिजल्ट निकले, तो हमको अपने डीएनए के अलावा नॉन ह्यूमन डीएनए के बारे में भी पता चला। एक तो यीस्ट के बारे में पता चला, फिर एक सीनो
हेपडिटिस इलेंगस फ्री लिविंग फ्री लिविंग नॉन पैरासिटिक नेमेटोड के बारे में पता चला। डोर्सोफिला के डीएनए के बारे में राइस, अरबिडोप्सिस, इन सब के बारे में एग्जांपल्स हैं। छोड़ो उसको। इन सब के बारे में मतलब इसके बाद धीरे धीरे और चीज़ों के बारे में पता चला, जिससे हम और बेटर हाइब्रिड फल फूल पौधे दवाइयाँ प्रोटीन सीक्वेंस बनाने लग गए। हमारा फ़ायदा ना। इसके बाद इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मे 2006। ओके, 24 this was last of 24 human chromosome, 22 autosome, and XY to be sequenced। तो जैसे कि हमको पता है कि 23 पेयर होते हैं, है ना। तो 22 ऑटोसोमल पेयर होते हैं और तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में ये वाले, फीमेल में ये वाले। तो 22 मतलब 44। तो ये तो एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस होते हैं तो एक का कर लिए तो दूसरे का पता चल जाएगा। तो हमने इनका 22 का किए, है ना। और ये एक्स था और एक वाई था, है ना। और हमने इसमें प्रेफरेबली मेल को चूज़ किए, है ना, इस सीक्वेंसिंग में। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल का करते तो हमको वाई के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता। फिर मेल का करे तो इसमें था ही अवेलेबल पहले से, है ना। इसमें तो सिर्फ दो दो एक्स एक्स मिलते हैं, तो उससे हमारे नुकसान ही है। कौन इतनी मेहनत करे, जो सबसे जल्दी हो जाए सबसे फटाक से वही ऑप्शन चुने, है ना। उसके बाद हमको सेलिएंट फीचर दिए गए हैं जो मेरे हिसाब से समझाने की कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से कोई नहीं है। इसमें सिर्फ रटने वाली चीज़ है। इसमें हाँ एक पॉइंट जो आता है जो मेरे को लगता है कि समझा देना चाहिए ना, बहुत बेसिक रूप से समझा रहा हूँ। SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फोसिस। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फोसिस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड समझ गया, एक, है ना। तो जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है ये होता है सैटेलाइट डीएनए में, ज़्यादातर सैटेलाइट डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड। कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड एक फैमिली में सेम होता है और बाकी लोगों से अलग होता है, बस यही है। मान लो यहाँ पे करते हैं, मेरा सीक्वेंस है AUAUCGGCTL। एल तो आता नहीं, सॉरी मैं डीएनए बना रहा हूँ ना। ATCGGGGGTTAACGTA, है ना। और इधर इधर मैंने कॉपी कर दिया, इधर मैंने कॉपी कर दिया। तो ये मेरा डीएनए सीक्वेंस था। ये मेरा डीएनए सीक्वेंस था। अब होगा क्या, यहाँ पे बस यहाँ पे एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे एक जगह पे, यहाँ पे मेरे पूरी फैमिली में यहाँ पे जी आएगा, सॉरी यहाँ पे जी आएगा, जी आएगा। तो एक और फैमिली जो होगी, है ना, कॉपी, कॉपी, पेस्ट, है ना। जैसे यहाँ पे मेरी फैमिली में ये वाले स्पॉट पे जी आ रहा है। इस बंदे की फैमिली में, इस बंदे की फैमिली में इस स्पॉट पे सी आएगा, समझे। एक जगह का अंतर सैटेलाइट डीएनए में।
क्योंकि अब 99% डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, 99-98%। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं। तो या तो यहाँ पे मेरे इसमें अगर मेरी पूरी फैमिली में यहाँ पे लीनिएज में जी आ रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है उसके सी आने के, ए आने के, टी आने के, है ना। या तो यहाँ पे जी ही आ जाए और ये चेंज हो जाए। तो वो एक 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 न्यूक्लियोटाइड सेटेलाइट डीएनए के एक सेट में वो कितना ही बड़ा हो सकता है। उसमें एक न्यूक्लियोटाइड का अलग होना। इसी को और थोड़ा आगे जानना है तो वही 12वीं बायोटेक की बुक पकड़ो और बैठ जाओ। पर अभी के लिए सिर्फ एक एक सीक्वेंस एसएनपी सैटेलाइट डीएनए में अलग होता है, बस एक एक न्यूक्लियोटाइड अलग होता है, बाकी सेम। ठीक, यहीं पे था। सेलिएंट फीचर नहीं बताऊंगा मैं। सेलिएंट फीचर तुमको याद करने के रटने की चीज़ है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे लंबा कौन सा, सबसे ज़्यादा जीन किस क्रोमोसोम में, सबसे कम किस में, तो वो सेलिएंट फीचर है, वो तुमको याद करने हैं, रटने का। 6 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, फिर भूलो, फिर 6 बार पढ़ो।